हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए, आज हमारे पास ये क्लास 8 की एसएसटी की बुक है, जिसमें चैप्टर 11 सिविक्स में चैप्टर 11 है फ्रेंड्स। ये आपका पेज नंबर देखना, तो ये है 123, पेज नंबर 123। तो चलिए फ्रेंड्स, इंडियन मार्चेस टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लिखा है स्वराज पार्टी, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्विट इंडिया एक्ट। इसके बारे में फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको ये जो सभी ये टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज़ ए टर्निंग पॉइंट इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि जो भारत का जो संघर्ष था स्वतंत्रता के प्रति, उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक टर्निंग पॉइंट था। विद दिस मूवमेंट गांधी जी कन्वर्टेड ए नेशनलिस्ट मूवमेंट इनटू अ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि इस मूवमेंट के साथ ही गांधी जी ने इस मूवमेंट को नेशनलिस्ट मूवमेंट से बदलकर एक रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी मूवमेंट में बदल दिया। इट हैड फार रीचिंग एफर्ट्स ऑन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, द फाउंडिंग ऑफ नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। और इस मूवमेंट में क्या था कि द फाउंडिंग ऑफ नेशनल स्कूल, इस मूवमेंट के द्वारा अब नेशनल स्कूल बनाए जाएंगे। नेशनल का मतलब भारत के स्कूल, भारतीयों के स्कूल बनाए जाएंगे, और कॉलेजेस। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, और जो विदेशों का जो सामान होगा उसका हम बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। द यूज़ ऑफ खादी एंड सेटिंग अप ऑफ पंचायत, और खादी, जो खादी वस्त्र होते हैं ना, जैसे धोती कुर्ता, उनका हम यूज़ करेंगे। एंड सेटिंग अप ऑफ अ पंचायत, और पंचायत की स्थापना करेंगे टू सेटल द लीगल डिस्प्यूट्स। जो भारत में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनके डिस्प्यूट्स के लिए अब खुद की हम एक पंचायत बनाएंगे। पहले क्या होता था, हमको अपने ही भारतीयों के मामलों को सुलझाने के लिए ब्रिटिश कोर्ट जाना पड़ता था, लेकिन इस मूवमेंट में गांधी जी ने ये बताया कि हम खुद की एक पंचायत को स्थापित करेंगे। तो द फाउंडिंग ऑफ ये जब सिस्टम था, बिगेन टू चैलेंज द रूट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, अब वो ब्रिटिश की रूट्स को चैलेंज करना उसने स्टार्ट कर दिया इस मूवमेंट ने। इसलिए ही हम इसको रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट बोलते हैं। किसको? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। बट सेवरल लीडर्स लाइक सी आर दास एक नेता हुआ करते थे पहले। सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू कंडेम्ड द एक्शन ऑफ महात्मा गांधी जी इन कॉलिंग ऑफ द मूवमेंट। लेकिन सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के इस एक्शन को, एक्शन मतलब अपनी पंचायत बनाना, खादी का इस्तेमाल करना और फॉरेन बॉयकॉट्स को बॉयकॉट करना, इसकी निंदा करी थी, ठीक है। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने गांधी के इस एक्शन की निंदा करी थी। दे क्रिटिसाइज द गांधी कॉमिटेड ए ब्लंडर। तो उन्होंने गांधी जी की एक ये आलोचना, निंदा करी थी। कॉमिटेड ए ब्लंडर व्हेन द मूवमेंट रीच इट्स पीक पॉइंट, यानी कि जब ये मूवमेंट अपने चरम बिंदु पर था तब उन्होंने इस चीज़ की निंदा करी थी। दीज हु डेविएटेड फ्रॉम गांधीजीज पॉलिसी लेफ्ट द कांग्रेस एंड फॉर्म द स्वराज पार्टी। और जिनको भी गांधी जी का ये एक्शन पसंद नहीं आया था तो वो डेविएटेड, फिर वो गांधी की इस पॉलिसी से यानी कि इस आंदोलन से अलग हो गए और उन्होंने फिर स्वराज पार्टी को बनाया था। तो स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ेंगे हम।
1923 आफ्टर द विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को छोड़ने के बाद द इंडियन नेशनल कांग्रेस अगेन फाउंड इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फिर कांग्रेस ने पाया कि वे अब दो ग्रुप्स में बट गए हैं। द न्यू ग्रुप फॉर्म द स्वराज पार्टी, और उनके जो ग्रुप बट गया है उनमें से एक ग्रुप ने अपनी खुद की पार्टी स्वराज पार्टी का गठन किया था। इट फेवर्ड एंट्री टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल that had been formed as a result of the Montagu-Chelmsford reforms 1919. It was led by C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो ये जो स्वराज पार्टी जो बनी थी C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। तो ये फ्रेंड्स मोतीलाल नेहरू हैं। It won a large number of seats in the Central Legislative Assembly। और अपनी पार्टी बनाने के बाद स्वराज पार्टी ने एक बहुत सा मतलब 1923 में जब चुनाव हुए थे तो उसमें ए लार्ज नंबर ऑफ सीट्स इन्होंने अचीव करी थी। एक बहुत बड़ी संख्या से ये जीत गए थे असेंबली यानी कि सदन में ये जीत गए थे। हावेवर वेरी सून द इलेक्टेड मेंबर्स रियलाइज, लेकिन हालांकि बहुत जल्द इलेक्टेड मेंबर्स जो स्वराज पार्टी में चुने गए मेंबर्स थे उन्होंने रियलाइज़ करा दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू अचीव मच थ्रू द एग्जिस्टिंग सिस्टम। यानी कि उनके लिए अब ये उन्होंने स्वराज पार्टी बना तो ली है लेकिन उनके लिए ये संभव नहीं होगा कि वो सिस्टम के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट कर सके, क्योंकि अभी उनकी जो पार्टी थी वो छोटी ही थी। नेक्स्ट, दे देयरफॉर लेफ्ट द असेंबली इन द ईयर 1926, और इसीलिए ही उन्होंने 1926 में इस असेंबली को छोड़ दिया था। द अदर ग्रुप लेड बाय गांधी जी, और जो दूसरा ग्रुप था लेड बाय गांधी जी जो गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इंगेज्ड इटसेल्फ इन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, वो एक रचनात्मक प्रोग्राम में इंगेज्ड यानी कि बिजी थे। दिस ग्रुप डिवोटेड इटसेल्फ, यानी कि गांधी जी के जो इस ग्रुप ने समर्पित कर दिया था अपने आप को, डिवोटेड इटसेल्फ टू द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को रिमूव करना, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का प्रचार करना, एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ विलेज, विलेज का विकास उत्थान करना। ये 3 मकसद थे इस ग्रुप के। इस 3 पॉइंट्स के लिए दिस ग्रुप डिवोटेड इटसेल्फ, इस ग्रुप ने अपना आप को समर्पित कर दिया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम साइमन कमीशन 1927। In November 1927, the British government appointed the Indian Statutory Commission to suggest further administrative reforms in India। तो 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अपॉइंट किया था, एक कमीशन अपॉइंट की थी। इंडियन स्टैट्यूटरी मतलब होता है कानूनी कमीशन, कानूनी कमीशन को उसने अपॉइंट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टू सजेस्ट फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया, ताकि वो सजेस्ट कर सके, रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार, ताकि वो भारत में सुधार के लिए कुछ सजेस्ट कर सके कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को। सर जॉन साइमन कमीशन वाज द चेयरमैन, तो साइमन कमीशन जो थे इस कमीशन के जो थे चेयरमैन थे। हैंस द कमीशन वाज कॉल्ड साइमन कमीशन, इसलिए ही इस स्टैट्यूटरी कमीशन को साइमन कमीशन कहा जाता है, क्योंकि उसके चेयरमैन कौन थे? साइमन कमीशन। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिश, जो उस कमीशन के जो सभी मेंबर्स थे वो ब्रिटिश थे। ऑल पार्टीज ग्रुप एंड पीपल बॉयकॉटेड इट, इसलिए ही सभी पार्टी यानी कि भारत की बात कर रहा है ये, तो भारत के सभी पार्टी
और जो ग्रुप और भारत के लोगों ने बॉयकॉट इस साइमन कमीशन का विरोध किया था, क्योंकि इस कमीशन में केवल ब्रिटिश के लोग को ही इसमें शामिल थे। द इंडियन ग्रीटेड साइमन विद ब्लैक फ्लैग, इसलिए ही भारत के लोगों ने साइमन कमीशन का स्वागत किया था। विद ब्लैक फ्लैग, काले झंडे दिखाकर, मतलब काले झंडे दिखाने का मतलब विरोध करना। उन्होंने इस साइमन कमीशन का विरोध किया था काले झंडे दिखाकर। एंड क्राइज ऑफ का मतलब होता है नारा दिया था, नारा उन्होंने लगाया। तो फ्रेंड्स उन्होंने नारा लगाया था गो बैक इन, तो साइमन कमीशन गो बैक इसके नाम से भारत के लोगों ने नारा लगाया था। इन फरवरी 1928 एट लाहौर, मतलब लाहौर में 1928 के समय में लाला लाजपत राय लीडिंग ए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, और साइमन कमीशन के विरोध में ही लाहौर में लाला लाजपत राय भी एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन, इसका मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब प्रदर्शन कर रहे थे। तो लाला लाजपत राय वाज बैडली बीटन बाय द पुलिस, तो वहाँ पर पुलिस के द्वारा लाला लाजपत राय को बुरी तरह से पीटा गया था, जबकि वो शांति रूप से प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बावजूद भी ब्रिटिश की पुलिस ने लाला लाजपत राय को मतलब पिटाई करी थी। विद लाठीज के साथ उनको पिटाई करी थी। व्हेन ही वाज लीडिंग दिस प्रोसेशन एंड डाइड सून आफ्टर दिस इंसिडेंट, और उन्होंने इतना ज़्यादा मारा था कि वो डाइड, वहीं पर ही लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। द कमीशन टूर्ड द कंट्री, और साइमन कमीशन ने फिर पूरी कंट्री का भ्रमण किया था। एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, और अपनी रिपोर्ट को फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट में जमा कराई थी। ठीक है, नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट 1928। तो फ्रेंड्स ये आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन, किस तरह से भारत के लोगों ने साइमन कमीशन को गो बैक के नाम से और काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया था। नेहरू रिपोर्ट 1928। इन रिस्पॉन्स टू द साइमन कमीशन द इंडियन लीडर्स डिसाइडेड टू ड्रॉ अप ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो साइमन कमीशन के बदले द इंडियन लीडर्स, तो भारत के नेताओं ने भी डिसाइड किया था कि वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन को वो भी भारत का संविधान को बनाएंगे। दैट वाज एक्सेप्टेबल टू ऑल, और ऐसा संविधान जो सभी भारतीयों के लिए एक्सेप्टेबल होगा। द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मेट इन 1928, और इसीलिए भारत की जो सभी पार्टी थी वो 1928 में मिली थी। एंड अपॉइंटेड ए कमिटी हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू, और एक कमिटी को उन्होंने वहाँ पर गठित किया था, जो कि उस कमिटी का जो हेड था वो मोतीलाल नेहरू था। इसलिए ही इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी नोन एज द नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के नाम से ये कमेटी जानी जाती है। रिकमेंडेड दैट, उन्होंने सिफारिश करी, रिकमेंडेड का मतलब सिफारिश करना, दैट इंडिया बाय ग्रांटेड डोमिनियन स्टेट्स, यानी कि जो इंडिया को एक डोमिनियन स्टेट्स प्रदान किया जाए। ग्रांटेड का मतलब होता है प्रदान करना, डोमिनियन स्टेट्स प्रदान किया जाए। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत भी एक सेल्फ गवर्नमेंट भारत के लोग चाहते थे। इमीडिएटली मतलब भारत के लोगों को डोमिनियन स्टेट्स दिया जाए इमीडिएटली, तुरंत। एंड डिमांडेड फंडामेंटल राइट्स फॉर द इंडियन सिटीजन, और फंडामेंटल राइट्स की डिमांड करी थी नेहरू रिपोर्ट में। दिस डिमांड वाज नॉट मेट, हालांकि यह डिमांड उनकी पूरी नहीं हुई थी।
ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो ये हमने साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा, नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी मूवमेंट। तो फ्रेंड्स देखिए, ये चंद्रशेखर आज़ाद, ये भगत सिंह, तो इन्होंने कैसे मूवमेंट करे थे अपने भारत को आज़ाद कराने के लिए, इस पर हम पढ़ेंगे। इन द थर्ड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द रिवोल्यूशनरी डिसाइडेड, तो जो क्रांतिकारी थे उन्होंने निश्चय किया टू कैरी देयर एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, कि वह अपना जो आंदोलन था या फिर जो अपनी गतिविधि थी अब एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में वो उसको चालू रखेंगे। These young men organized themselves as द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। तो ये जो नौजवान थे उस वक्त के, उन्होंने अपनी टीम का नाम ये द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी रखा था। भगत सिंह विद हिज डेयरिंग कोरेज, भगत सिंह ने अपने साहस के साथ थ्रू ए बॉम्ब इन द सेंट्रल असेंबली, भगत सिंह ने एक बॉम्ब असेंबली में फेंक दिया था। टू ओपन डीप ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश, ताकि ब्रिटिश के जो बहरे कान थे वो खुल सकें, ओपन हो सके और ये अपनी बात इन तक पहुंचा सके। ही एंड बीके दत्त शाउटेड द स्लोगन, और वहाँ पर भगत सिंह और बीके दत्त, उनका एक साथी था बीके दत्त, उन्होंने वहाँ पर बम फेंकने के बाद अपने नारे लगाए थे उस सदन में, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन, एंड कोर्टेड अरेस्ट, और अपनी गिरफ्तारी उन्होंने स्वयं ब्रिटिश के हाथ में सौंप दी थी। दिस इंसिडेंट सेंट ए ग्रेट स्टीर थ्रू आउट द कंट्री, और इस इंसिडेंट ने थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में एक स्टीर मतलब एक चहल पहल जिसको बोलते हैं, पूरे भारत में एक चहल छोड़ दी थी। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वाज हैंग्ड इन 1931, और असेंबली में बम फेंकने के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के ही सदस्य थे, चंद्रशेखर आज़ाद हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इस मतलब संगठन के ये कमांडर इन चीफ थे। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। डाइड विद फाइटिंग, तो वो भी अंग्रेज़ों से फाइट करते हुए मर गए थे। ही शूट हिमसेल्फ इन एन एनकाउंटर, और चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मार दी थी जब विद द ब्रिटिश पुलिस एट इलाहाबाद में जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मार दी थी। नेक्स्ट है लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। तो लाहौर सेशन फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, पहले जो कांग्रेस थी अपने छोटे छोटे स्थानों पर अपनी मीटिंग्स रखा करती थी, मीटिंग, ठीक है, ताकि लोगों को वो जागरूक कर सके। तो लाहौर में भी उनकी एक मीटिंग हुई थी 1929 में। द कांग्रेस एंड द ओल्ड गार्ड टुक अ बैक सीट। द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट लाहौर ऑन 29 दिसंबर 1929। ठीक है, इस डेट को लाहौर में एक सेशन हुआ था। द सेशन वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय जवाहरलाल नेहरू, और उस वक्त जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये सेशन हुआ था। इट वॉज आल्सो डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे, और लाहौर की इस मीटिंग में यह डिक्लेयर हुआ था, यह घोषित हुआ था कि वह आने वाली 26 जनवरी, मतलब दिसंबर चल रहा था उस डेट को, तो आने वाली 26 जनवरी को वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। When people took a pledge का मतलब होता है शपथ लेना, जहाँ पर लोग शपथ लेंगे फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी की
शपथ भारत के लोग लेंगे। नाउ वी सेलिब्रेट दिस डे एज द रिपब्लिक डे। लेकिन अब आज हम इसको यानी कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एट द मिडनाइट ऑफ 31 दिसंबर 1929 और 31 दिसंबर 1929 को ट्राई कलर फ्लैग वाज अनफर्ल्ड एट द बैंक ऑफ द रिवर रावी अमिड्स द चैंटिंग ऑफ वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद। तो 31 दिसंबर 1929 को ट्राई कलर मतलब तिरंगा, जो तिरंगा है वो फहराया गया था एट द बैंक ऑफ, यहाँ पर बैंक का मतलब होता है किनारे पे, रावी नदी के किनारे पर तिरंगा लहराया गया था। अमिश द चैंटिंग, और यह चैंटिंग, यह नारे देते हुए कि वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद, इसका नारा लगाते हुए जो तिरंगा जो है लहराया गया था। नेक्स्ट मूवमेंट है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, डांडी मार्च इसको हम बोलते हैं। मार्च 12, 1930 गांधी जी स्टार्टेड हिज हिस्टोरिक साल्ट मार्च फ्रॉम हिज आश्रम इन साबरमती इन अहमदाबाद। अपने अहमदाबाद साबरमती स्थान से गांधी जी ने एक दांडी मार्च स्टार्ट किया था। ठीक है, अपने आश्रम साबरमती से स्टार्ट किया था। और दांडी क्या है, एक विलेज ऑन द वेस्टर्न सी, और गुजरात में ही एक छोटा सा गांव था। ये सी कोस्ट यानी कि समुद्र के किनारे एक गांव था। तो अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक इन्होंने एक मार्च किया था। कब किया था ये? 12 मार्च 1930 विद 78 मेंबर्स ऑफ हिज, और उसके आश्रम के 78 मेंबर्स थे। इनकी टोली में, इनके ग्रुप में 78 मेंबर्स जो इनके साथ गए थे। दे रीच दांडी ऑन 6 अप्रैल, तो 6 अप्रैल को वो वहाँ पर पहुँचे थे। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, 12 मार्च में उन्होंने स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल को वो पहुँचे थे। तो यानी कि 240 माइल्स उन्होंने पैदल यात्रा करी थी इन 78 मेंबर्स ने। एंड पिकिंग अप ए हैंडफुल ऑफ साल्ट, और वहाँ पर जाकर उन्हें एक मुट्ठी नमक उठाया था। गैदरिंग नेचुरल साल्ट, एक प्राकृतिक नमक उन्होंने यूज़ करना तब शुरू कर दिया। साल्ट वाज सच ए कमोडिटी, साल्ट मतलब नमक उस वक्त एक ऐसी चीज़ थी विच वाज कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड पुअर। उस टाइम के जो रिच और पुअर थे सभी उसको कंज्यूम करते थे। दे स्टार्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, और गांधी के नेतृत्व में ही उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। द सेकेंड मास मूवमेंट विद द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग इस मूवमेंट में की थी। और ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था ये इनका सेकंड सबसे बड़ा मूवमेंट था। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट लीडर्स लाइक सरोजनी नायडू इमर्ज्ड, और इस मूवमेंट से सरोजनी नायडू भी जैसे महान नेता भी उभर कर सामने आए। पीजेंट्स, ट्राइबल्स एंड अदर मूवमेंट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, मतलब पूरे देश के सभी हिस्सों से किसानों ने, आदिवासियों ने और बहुत से महिलाओं ने पार्टिसिपेट किए थे। द गवर्नमेंट ट्राइड, गवर्नमेंट का मतलब होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रयास किए थे टू सप्रेस द मूवमेंट ब्रूटली अगेंस्ट पीसफुल सत्याग्रह। तो उस वक्त ब्रिटिश की सरकार ने इस आंदोलन को सप्रेस, दबाने, आंदोलन को दबाने के लिए पूरे प्रयास किए थे। ब्रूटली मतलब निर्दयता पूर्वक, बिना दया भावना के, मतलब लाठी डंडों का प्रयोग करके उन्होंने इस सत्याग्रह को दबाने का प्रयास किया।
हावेवर द मूवमेंट, फ्रेंड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं इस वक्त। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज टेम्पररी सस्पेंडेड, ये मूवमेंट जो है फिर बाद में सस्पेंड, निलंबित कर दिया गया था। व्हेन द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन 1931, क्योंकि गांधी इरविन समझौता उस वक्त हुआ था जिस कारण ये मूवमेंट को है निलंबित कर दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट, गांधी इरविन के समझौते के अनुसार वायसराय इरविन, जो इरविन था उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट का वायसराय था, तो वायसराय इरविन एग्रीड टू रिलीज ऑल प्रिजनर्स हु वर इम्प्रिजन्ड विदाउट एनी गिल्ट। तो इस समझौते में क्या हुआ था कि वायसराय ने सहमत हो गए थे कि सभी प्रिजनर को वो रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे, जो बिना ही किसी गिल्ट के जेल में कैद हैं। एंड गांधी जी डिसाइडेड टू अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। तो इस समझौते के बाद फिर गांधी जी ने जो अगला कदम था, गांधी जी ने कि डिसाइड किया था कि लंदन में एक मीटिंग चल रही है जिसको हम कहते हैं सेकंड राउंड टेबल। तो सेकंड राउंड टेबल को अटेंड करने का निश्चय किया था गांधी जी ने। द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड नॉट फुलफिल गांधी जीज डिमांड। तो ये यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी लंदन में, उसने गांधी की डिमांड को पूरा नहीं किया था। सो ही रिज्यूम्ड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो उन्होंने ये वाला मूवमेंट फिर से शुरू कर दिया था। मूवमेंट विच वाज फाइनली सस्पेंडेड इन 1934, जो कि 1934 में ये फाइनली सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने सिविल डिसओबीडियंस और गांधी इरविन समझौता के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद फ्रेंड्स ये हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये कल को हम इसको पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आप इतने की रिवीजन करिए। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना।